तो टॉपिक चल रहा है मिसलेनियस, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। ए लेक्चर पार्ट 3 है इस टॉपिक का। आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं मालूम पॉज करके पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इफ यू नीड पर्सनल काउंसलिंग इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म्स गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। इवन आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी काउंसलिंग की जरूरत हो तो उन्हें आप ये बात कन्वे कर सकते हो। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर, आपको मालूम ही है इसलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप विजिट करो तो ऐसा कुछ प्लेलिस्ट दिखेगा। अगर आपने बाकी सब्जेक्ट के PYQ को चेकआउट नहीं किया है तो उसको आप कर सकते हो बाय विजिटिंग दिस चैनल। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला गवर्नर जनरल जिसने फॉलो किया स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ, है ना, वो कौन था? तो इसका करेक्ट जवाब तो है लिटन, लेकिन सब के सब इन्वॉल्व थे किसमें, कोई ना कोई पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान। और वन बाय वन हम सबको देखेंगे। पहले तो ये समझो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिटन। अब हम क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल वे में सबको देखते हैं। सबसे पहले था मिंटो। मिंटो कब आया था, ध्यान से देखो उसका कौन सा पॉलिसी था। मिंटो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था फ्रॉम 1807 से लेकर 1813 तक, उसने फॉलो किया पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड कॉन्सिलेशन टूवर्ड्स अफगानिस्तान। देखो इस क्वेश्चन को कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो उनका ईयर पूछ सकता है, उनका कौन कौन सा पॉलिसी था ये पूछ सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोल सकता है। सोच रहे हो तो कितने सारे मिल जाएंगे। तो इसलिए एक क्वेश्चन से मैं आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। पहला कौन था, लॉर्ड मिंटो। अभी आपने देख लिया डेट और उसका क्या, मास्टरली इनएक्टिव वाला पॉलिसी। अब दूसरे नंबर पे आता है लिटन। तो लिटन ने फॉलो किया फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान, जो कि एक मिसगाइडेड अटेम्प्ट था काउंटर करना परसीव्ड रशियन थ्रेट इन सेंट्रल एशिया। उसको ऐसा लगता था कि जो रशियन है ना, उनका इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए कहाँ पे, अफगानिस्तान में। इसलिए ब्रिटिशर्स को एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनानी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अफगानी को लगा कि ये तो हम पे अटैक कर रहे हैं, है ना, और जिसकी वजह से अफगान ने रजिस्ट किया। और फिर रिजल्ट हुआ क्या कि सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ कब, 1878 में। बोलो दूसरा भी एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा नाम है, अच्छा मिंटो का ही, ये आगे मिंटो का ही था। तो पहले वाले में हमने क्या देखा, मिंटो का देखा मास्टरली इनएक्टिविटी, फिर लिटन का देखा, अब तीसरा देख रहे हैं डफलिन का। लेकिन मिंटो में एक वर्ड और एक इंफॉर्मेशन और एड कर लीजिए कि उसने एक ट्रीटी साइन किया था शाह शुजा के साथ, जो कि एग्जाइल अफगान रूलर था, कब, 1809 में, विच रिकॉग्नाइज हिज क्लेम टू द थ्रोन, और प्रॉमिस किया हिम कि ब्रिटिश का सपोर्ट आपको मिलेगा अगर आप पे फॉरेन का एग्रेशन होता है तो। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, गुड। अब तीसरे नंबर पे आता है डफरिन। डफरिन जो है वायसराय था इंडिया का 1884 से लेकर 88 तक, और उसने फॉलो किया पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अब ऊपर क्या था, मिंटो का था क्या, नॉन इंटरवेंशन। अगर मैंने गलती से मास्टरली इनएक्टिविटी बोल दिया होगा मिंटो के लिए तो उसको आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी जो था टूवर्ड्स अफगानिस्तान और डफरिन का था, और मिंटो का कौन सा था, नॉन इंटरवेंशन एंड कॉन्सिलेशन टूवर्ड्स अफगानिस्तान। होपफुली आपको ये भी एकदम अच्छे से क्लियर, डेट भी आपको पता हो गया, 1884 से 1888 के बीच का, है ना। उसने रिस्पेक्ट किया ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान और मेंटेन किया फ्रेंडली रिलेशन विद द रूलर, जिसका नाम था अब्दुल रहमान खान। अब उसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन कि ही आल्सो सेटल द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन अफगानिस्तान और रशिया थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। फिर लास्ट में आया कौन, एल्गिन। एल्गिन जो है वायसराय था इंडिया का 1894 से 99 के बीच में, और उसने एक फॉलो किया पॉलिसी ऑफ कॉशियस एंगेजमेंट टूवर्ड्स अफगानिस्तान। तो क्या क्या हमने देखा, मिंटो का देखा, उसके बाद देखा हमने किसका, लिटन का, देन डफरिन का, देन लास्ट में एल्गिन का देखा। सारे के सारे इसका फॉरवर्ड पॉलिसी हो गया, और इसका क्या था, नॉन इंटरवेंशन हो गया। डफरिन का देखा मास्टरली इनएक्टिविटी, और एल्गिन का हमने क्या देखा, पॉलिसी ऑफ कॉशियस एंगेजमेंट। उनका डेट भी ध्यान में रखना है और कौन कौन सी पॉलिसी थी ये भी ध्यान में रखना है, सच दैट कि क्रोनोलॉजिकल आए या फिर मैच करने को आए तो हर टाइप के क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओ, ठीक है क्या। ओके, ही सपोर्टेड द रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन एफर्ट ऑफ अब्दुल रहमान खान और हिज सक्सेसर, जिसका नाम था हबीबुल्लाह खान, ठीक है क्या। बस इतना आप ध्यान रखो। लास्ट पॉइंट भी देख लो, ही ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन और रशिया इन सेंट्रल एशिया थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट। होपफुली आपको पूरे डिटेल में अफगानिस्तान का पूरा माजरा समझ आ गया, डेट के साथ, टाइम के साथ, नेम के साथ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बोला कि व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, है ना, करेक्ट सीक्वेंस बताना है, क्रोनोलॉजी में मतलब लगाना है। आप समझो तिलक होम रूल कब हुआ, 1916 में। इसके साथ तिलक जी और एनी बेसेंट जी के साथ मिलके
होम रूल लीग जो है लॉन्च किया। कामागातु इंसिडेंट की बात करें तो ये जो है इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। 1914 में हुआ, बहुत ही दुखदायी इंसिडेंट था, बताता हूँ अभी डिटेल में, डोंट वरी। महात्मा गांधी कब आए हुए इंडिया में सबको पता है, 1915 में। अब लगा दो किसमें, इसको लगाना है क्रोनोलॉजी में। तो सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 1, तो 2 3 1 2 3 1 किधर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब सबको बारे में डिटेल देखते हैं। देखो कोमागातु इंसिडेंट कब हुआ, 1914 में, जो कि इन्वॉल्व करता है जापानीज स्टीम शिप जिसमें 376 पैसेंजर थे, सारे के सारे लगभग सिख थे, मुस्लिम थे और हिंदूज थे, है ना, ब्रिटिश इंडिया के। अटेम्प्ट कर रहे थे इमिग्रेट टू कनाडा, मोस्ट वेयर डिनाइड एंट्री लीडिंग टू अ राइट एंड पुलिस फायरिंग इन कलकत्ता। इतने 22 लोगों की डेथ हो गई थी उसमें, है ना, कितने लोगों की, 22 लोगों की डेथ हो गई थी। अब इसको अभी और डिटेल में मैं बताऊंगा, ये तो बहुत ही शॉर्टकट में हो गया। तो क्या हुआ, चलो आगे आएगा तो बता ही दूंगा, है ना। चलो अब दूसरे बारे में देखते हैं कि महात्मा गांधी जो कब आए हुए थे इंडिया में, 1915 में। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, सबको पता है। प्रवासी दिवस इसलिए मनाते हैं, 9 जनवरी को अपन बॉम्बे रीच किए, सेलिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हैविंग लिव्ड देयर फॉर मोर देन 2 डिकेड, है ना, 20 सालों तक वहां पे रहे। दिस डेट वाज चूजन इन 2003 टू बी ऑब्जर्व एट भारतीय प्रवासी दिवस, है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, ध्यान रहेगा इतना। तो तिलक होम रूल की बात की जाए, 1916 में तिलक स्टेब्लिश द इंडियन होम रूल लीग विथ हेडक्वार्टर इन पूना, प्राइमरली एक्टिव इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार। डिमांड इंक्लूडेड स्वराज्य, लिंग्विस्टिक स्टेट और वर्नाकुलर एजुकेशन। ये सारे के सारे होम रूल, तिलक के होम रूल लीग का, है ना, फीचर था। अब कोमागातु इंसिडेंट के बारे में डिटेल देखो ध्यान से कि कोमागातु मारू इंसिडेंट ऑफ 1914 जो है इन्वॉल्व करता है एक कोमागातु मारू, एक पैसेंजर शिप था जो कन्वर्ट हुआ फ्रॉम अ कोल ट्रांसपोर्ट स्टीम शिप बाय बिजनेस। इतना याद नहीं होगा, इसको रहने दो, इतना समझो कि बस उसमें 376 पैसेंजर थे जो कनाडा जा रहे थे हांगकांग से। अब उन्हें जो है वैंकूवर जो कि कनाडा में है वहां पे उतरना था, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको वापस भेज दिया। अब वो जब वापस आ रहा था, इंडिया में आया, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने भी उसको रोक दिया। क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने भी उसको रोक दिया, और 2 महीने के स्टैंड ऑफ की वजह से उसमें बहुत सारे लोग मर गए। टू बी प्रिसाइज, ऊपर 22 लोग दिया था ना, इसकी वजह से क्या हुआ देखो, अपॉन अराइवल ब्रिटिश फोर्सेस ने स्टॉप कर दिया शिप को, लीडिंग टू क्लैश रिजल्टिंग इन अ डेथ ऑफ 18 पैसेंजर। ऊपर 22 दिया था ना, चलो 18-22 ऐसे करके समझ लो, लगभग इतना कि एंड द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अदर। इसने फ्यूल किया डिसकंटिनेंट इन पंजाब एंड लेड टू पॉलिटिकल डकैतीज। कहाँ पे, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, जो कि पंजाब के डिस्ट्रिक्ट है। इस इंसिडेंट ने एक्सपोज किया डिस्पैरिटी इन कैनेडियन इमिग्रेशन लॉज और गैल्वेनाइज सपोर्ट फॉर दी गदर पार्टीज। आपको पता है सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पार्टी रिवोल्यूशनरी एम गदराइज लाइक बरकतुल्ला और तारकनाथ दास, इसको यूज किया रैली मेंबर फॉर दी गदर मूवमेंट और प्लान किया अपराइजिंग इन इंडिया। ध्यान रहेगा इतनी सारी चीजें, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये 4 पेयर दिया है, बोला है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो थियोडोर बेक जो है उससे कनेक्टेड है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, बिल्कुल ठीक है। इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पे आया था, याद करो इल्बर्ट बिल कब आया था, 1883 में, और रिपन कब से कब तक था, 1880 से लेकर 84 तक। होपफुली आपको याद हो रहा होगा ये सारी की सारी चीजें, रटने की जरूरत नहीं, बार बार रिपीट करेंगे, अपने आप आपको ध्यान में रहेगा। ओके, फिरोज शाह मेहता जो है एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे सदस्य, बिल्कुल। अब बदरुद्दीन तैयब जी जो है मुस्लिम लीग के नहीं, वो भी आईएनसी के ही मेंबर थे, इवन प्रेसिडेंट भी बने थे एक टाइम, बोलो क्लियर। ओके, चौथा गलत हो जाएगा। देखो अगर आपको चौथा केवल अच्छे से मालूम होता ना तो आप एलिमिनेशन से आंसर बता देते कि पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट होगा। एकदम क्लियर हुआ क्या आपको, गुड, सारा कुछ पता ही है, इसलिए आगे बढ़ जाए। पहला वाला देख लो बस, कि थियोडोर बेक जो है एक क्वाकर थे, क्वाकर मतलब कि एक रिलीजियस सोसाइटी के मेंबर थे, और ब्रिटिश एजुकेशनलिस्ट वर्किंग फॉर द ब्रिटिश राज इन इंडिया। कब से कब तक, 1883 से अंटिल हिज डेथ इन 1889। ही वाज प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज विच लेटर बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, जेनरिक चीज है इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। और चौथा इनकरेक्ट है, क्यों, मैंने बता ही दिया है ना, कि बदरुद्दीन तैयब जी एक फर्स्ट इंडियन टू प्रैक्टिस एज अ बैरिस्टर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे हु सर्व्ड एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने फाउंड किया था अंजुमन इस्लाम कॉलेज इन बॉम्बे कब, 1874 में। ध्यान रहेगा इतनी चीजें, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये तो सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सूरत स्प्लिट कब हुआ, 1907 में। कहा, सूरत में, नाम ही है। कम्युनल अवार्ड कब मिला, 1932 में। किसने दिया, मैकडोनल्ड ने दिया था।
ऑल पार्टी कन्वेंशन कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। पूर्ण स्वराज रिवोल्यूशन कब हुआ? लाहौर में 1929 में। बोलो क्लियर? ओके, तो देख लो, मिला लो, हो गया आंसर। कर लोगे ना आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। सारा कुछ आपको पता है, जस्ट एक चीज आपको नहीं पता होगा, ऑल पार्टी कन्वेंशन। क्यों? क्योंकि बाकी चीज तो हमने कई बार रिवाइज किया है ना, फिर भी देख लेंगे हम। देखो ध्यान से, सूरत स्प्लिट जो है 1907 में हुआ, डिवाइड कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को मॉडरेट और रेडिकल्स में, जिसको एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं ना। इट रिजल्टेड फ्रॉम डिफरिंग अप्रोचेस टू डीलिंग विद ब्रिटिश रूल। मॉडरेट चाहते थे कि वो फेवरिंग पीसफुल नेगोशिएशन, लेकिन रेडिकल क्या चाहते थे कि मोर एग्रेसिव मेथड यूज करो। दिस डिवीजन डिपेंड टेंशन बिटवीन द टू ग्रुप्स और लेट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। दूसरा ऑप्शन जो है कि कम्युनल अवार्ड जो है इंस्टीट्यूटेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम का, जो था रामसे मैकडोनल्ड, है ना। कब? अगस्त 1932 में। एक्सटेंड सेपरेट इलेक्टेड टू डिप्रेस क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर माइनॉरिटीज, बिल्डिंग अपॉन द एग्जिस्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1909 और 1919। अब तीसरा जो है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, हाँ इसको ध्यान से देखो, एक ग्रुप ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज था फॉर political parties known for organizing a committee in May 1928 to author the Constitution of India after the independence was actualized. It was chaired by Dr. M.A. Ansari. ठीक है, ओके। चौथा देखो ध्यान से, इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 दिसंबर 1929 को पास किया एक हिस्टोरिकल पूर्ण स्वराज, जिसको टोटल इंडिपेंडेंस बोलते हैं, रिजोल्यूशन। कहाँ? लाहौर सेशन में। एक पब्लिक डिक्लेरेशन वाज मेड ऑन 26 जनवरी 1930 कि इस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे अपना इंडिपेंडेंस डे। A day which the Congress Party urged Indian to celebrate Independence Day. Hopefully आपको एकदम अच्छे से क्लियर है। ओके, अब ये देखो, ये एक डिस्क्रिप्शन है इंडिविजुअल के बारे में, वही पूछ रहा हमसे कि कौन इंडिविजुअल है। ठीक है, तो कि ग्रेजुएट हुए वो 18 साल में, प्रोफेसर और एसोसिएट एडिटर बने सुधारक के 20 साल में, सेक्रेटरी ऑफ सार्वजनिक सभा और दी प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस 25 साल में, फिर बोल रहे हैं कि आगे सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कांग्रेस बने 29 ईयर में, लीडिंग विटनेस बिफोर द इम्पोर्टेंट रॉयल कमीशन 31 में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर 34, इंपीरियल लेजिस्लेटर 36 में, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 39 में, और एक पैट्रियट whom महात्मा गांधी हिमसेल्फ रिगार्डेड एज हिज मास्टर। अब अगर इस स्टेटमेंट को आपने कहीं पे सुना होगा मेरे लेक्चर में कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, वो अपना मास्टर किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब को। तो ऑप्शन सी आप ऐसे एक मार्क कर देते, बस एक लाइन से, कोई दिक्कत नहीं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, होपफुली आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में ध्यान रहेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान में देखो, एमजी रानाडे है ना, किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले जी किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी किसके गुरु थे? जवाहरलाल नेहरू के। बोलो हाँ ना। तो एमजी राना ने, और ये पूरा का पूरा है ना ट्री आप ध्यान में रखना, सो दैट आपको अगर कल को ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए, एलिमिनेट करना हो, तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कर सको, है ना। कि बोल दे कि जवाहरलाल नेहरू है ना, एमजी राना दोनों कॉन्टेम्परेरी थे, तो आप बता सको। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में 9 मई 1866 को पैदा हुए थे महाराष्ट्र में। गोपाल कृष्ण गोखले वाज एन इंडियन लिबरल पॉलिटिकल लीडर और एक सोशल रिफॉर्मर ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। वो एक पॉलिटिकल मास्टर थे महात्मा गांधी के। ही वाज ग्रेजुएट एट दी एज, वही बाकी सारी चीजें जो ऊपर दिया है वो रिपीट करेगा, तो वही फायदा नहीं पढ़ने का। यहाँ पे अलग इन्फॉर्मेशन है, इसको देखते हैं क्या कि ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कब? 1905 में, और स्लोगन दिया उन्होंने स्वदेशी का। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया, जिसने बहुत ही ज्यादा हेल्प की महात्मा गांधी की जब वो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे इंडिया में। ये बना था 1905 में विद द हेल्प ऑफ एमजी रानाडे। इन एडिशन टू लर्निंग इंग्लिश, ही वाज एक्सपोर्ट टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड बिकेम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ थ्योरिस्ट जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल और एडमंड बर्के। बाकी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट मैंने कवर कर लिया, होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद सप्रेशन ऑफ ठग्स। तो सप्रेशन ऑफ ठग्स भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, अभी मैं समझाता हूँ। पहले देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा कैप्टन स्लीमैन। तो अब क्या हुआ कि एक नोटोरियस गैंग थी, गैंग्स ऑफ रॉबर्स और मर्डरर्स हु ऑपरेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। ही वाज अपॉइंटेड, कौन? अभी जो कैप्टन स्लीमैन है ना, वो अपॉइंट किया गया था एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ द ठग्स एंड डकैती डिपार्टमेंट। कब? 1835 में। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, बंगाल नहीं इंडिया, क्योंकि 1833 में ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। होपफुली आपको ध्यान होगा।
He conducted a systematic campaign to eradicate the thugs by using informers, spies, or confessions to identify and arrest them. He also introduced a system of rewards and incentive for the thugs who turned into witness or provided information about their fellow gang member. He captured and convicted more than 1400 thugs who were either hanged or imprisoned for life. He also established a special prison for the thugs at the जबलपुर, जहां पे उन्हें रिफॉर्म और रिहेबिलिटेट किया जाता था. होपफुली इतना इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर पीरियड है इधर इवेंट है, ये भी आसान है, आराम से कर लोगे आप. बोल रहा कि अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड फ्रॉम व्हाइट हॉल, अभी मैंने समझा है कौन मैकडोनाल्ड ने अवार्ड को अनाउंस किया था 1932 में. तो डी का पहला हो जाएगा. डी का पहला कौन सा है? ऑप्शन सी में है और डी में है, तो ए और बी तो नहीं हो सकता. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, अभी बताया, फिर भी नहीं याद आ रहा आपको, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क करो, कोई दिक्कत नहीं. फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट ढाका, सबको पता है 1906 में. कब? 1906 में. तो बी का तीसरा होगा. तो देखो बी का तीसरा किस में दिख रहा? आप कहोगे सर बी का तीसरा सी में दिख रहा, तो आंसर क्या आएगा? 4 3 2 1. तो 4 3 2 और 1. समझो ध्यान से कि 1883 में क्या हुआ था? चौथा फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कोलकाता हुआ था. ध्यान रहे आईएनसी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है. 1906 में बता दिया. 1927 में दूसरा क्या? फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, अभी हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में. तो चारों के चारों आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे. कहीं पे कोई भी डाउट क्वेरी परेशानी नहीं होगा. अगर कहीं पे है तो उसको आप एक बार पढ़ लो. ठीक है. क्या है? द फर्स्ट इंडियन नेशनल यूनियन सेशन वॉज हेल्ड इन कोलकाता अल्बर्ट हॉल फ्रॉम 28 से 30 दिसंबर 1883 में. इट वॉज प्रॉम्प्ट बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल, जो कि 83 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको एल्बर्ट बिल बोला गया है ना. और बाकी चीजें जनरिक है, आपको मालूम है, कई बार हमने पढ़ लिया. अच्छा ये चीज देखो, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के बारे में एक कॉन्ग्लोमेरेशन था, मतलब कि सब बहुत सारे लोग जब एक साथ आ जाते हैं. क्या था? पॉलिटिकल मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश राज, विच वॉज वेरियसली कॉल्ड, जिसको प्रजामंडल या फिर लोक परिषद भी बोलते थे. क्या? ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस. डेट याद रखना है, और क्या बोलते थे, क्या था, इतना ध्यान रहेगा कि आपको. गुड. बाकी अभी हमने देखा कम्युनल अवार्ड को डिटेल में, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं. ये देखो फ्रेंचाइज कमेटी या फिर लोथियन कमेटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज. प्राइमरी एम क्या था? इसको एस्टेब्लिश करना एक सुटेबल फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बाय फ्रेमिंग अ न्यू फ्रेंचाइजी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. अब यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है. ठीक है. सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने क्या लिखा था? अ नेशन इन मेकिंग. महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज. सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल, और लाला लाजपत राय ने ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग. तो ये आ जाएगा 41-23. आसान है ना? 41-23 किधर है? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर. देखो ध्यान से, सारा कुछ पता ही है आपको. अब ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग जो है कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स बाय लाला लाजपत राय, प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू हिज लाइफ और इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जवाहरलाल नेहरू. पहला, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी कब 1947, है ना, इंडिपेंडेंस के टाइम. बिल्कुल नहीं, उस समय कौन थे? जेबी कृपलानी साहब थे. ठीक है. ओके. ही प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. बिल्कुल नहीं. कौन था? पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी हुए, है ना. टेम्परेरी बेसिस पे सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी हुए. तो दूसरा तो गलत हो जाएगा. तो दूसरा गलत हुआ, पहला भी गलत हुआ. लो तीसरा देख लेते हैं. हाँ वैसे भी आंसर आ गया आपका. कौन? डी. लेकिन फिर भी तीसरा देखते हैं कि ही फॉर्म द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन यूनाइटेड प्रोविंस बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस. नहीं, उन्होंने फॉर्म नहीं किया था. हाँ फॉर्म हुई थी 1937 में, लेकिन उन्होंने नहीं, वल्लभ पंत साहब ने किया था. तो ये पहला दूसरा तीसरा तीनों गलत. ऑप्शन हो जाएगा डी. देखो ध्यान से, फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन यूनाइटेड प्रोविंस वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 1937 और हेडेड बाय पंडित गोविंद बल्लभ पंत. ध्यान रहेगा आपको. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली में. ध्यान रहे, नॉट पूछा है. जमनालाल बजाज क्या थे? सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा. बिल्कुल. अगर आप देखोगे अडॉप्टेड सन ऑफ गांधी जी ना, तो आपको नाम मिलेगा जमनालाल बजाज. अगला, दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन से रिलेटेड थे. बिल्कुल. लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल एट लाहौर. एकदम. बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज. नहीं, सत्यशोधक समाज याद कीजिए 1873 में, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ज्योतिबा बाई फूले जी ने इसको एस्टेब्लिश किया था, ना कि बाल गंगाधर तिलक ने. गलत हमसे पूछा था, गलत हमें मिल गया. ऑप्शन डी. एकदम क्लियर है क्या आपको? बाकी सारी चीजें क्लियर है. देखो जमनालाल बजाज जी के बारे में अभी फिर से नाम आएगा, डोंट वरी. एक क्लोजली एसोसिएट थे विद सत्याग्रह आश्रम. कहां? वर्धा में. वर्धा कहां पे? ऑब्वियस है महाराष्ट्र.
Inspired by Mahatma Gandhi principle, he brought his family to live in the ashram or played a significant role in the activities, including serving as a president of Gandhi Seva Sangh और supporting constructive work during the freedom struggle. दूसरा बिल्कुल सही है कि 1852 में 52 में जगन्नाथ शंकर सेठ फाउंडेड द बॉम्बे एसोसिएशन. नौरोजी फुरसुंगी और सर जमशेद जी जेजी बाई, विनायक शंकर सेठ और दादा भाई नौरोजी क्या थे, उसके नोटेबल मेंबर थे. ध्यान रहेगा इतना, ठीक है. बाकी तीसरा भी सही है कि लाला लाजपत राय एस्टेब्लिश द नेशनल स्कूल इन लाहौर ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट. क्या नेशनल स्कूल कहाँ पे? लाहौर में. कौन? लाला लाजपत राय. Fostering the concept of national education, this institution later evolved into the National College, where Bhagat Singh, prominent Indian freedom fighter, received his education. भगत सिंह कहाँ से पास आउट थे? नेशनल कॉलेज से पढ़ाई किया था उन्होंने. चौथा इनकरेक्ट है क्योंकि सत्य शोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले का 1873 में एम टू लिबरेट शूद्राज एंड अनटचेबल कास्ट पीपल फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेशन. ध्यान रहेगा. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इमिग्रेंट कम्युनिस्ट जनरल ऑफ एम एन रॉय. तो एम एन रॉय साहब क्या लिखते थे? वन गार्ड लिखते थे, जो कि क्या था? एक कम्युनिस्ट जनरल था. तो इन अर्ली 20s इट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिसेमिनेटिंग कम्युनिस्ट आइडिया और रिवोल्यूशनरी आइडियाज. दिस इन्फ्लुएंशियल जनरल प्लेड अ पाइवेटेड रोल इन शेपिंग द अर्ली इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट और वाइडली रीड अमॉन्ग इंटेलेक्चुअल्स और रिवोल्यूशनरी. किसका मतलब? उसके बाद वन गार्ड में क्या था, कब था, किसने किया, ये चार चीज आपको ध्यान में रखना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. ठीक है. चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, 1718 के लगभग ही था. खेड़ा 1918, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920. तो बताओ क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया. कहाँ? ऑप्शन बी एकदम क्लियर है. क्या कई बार देख चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. बोला इंडियन कॉटन मर्चेंट, बैंकर, कांग्रेसमैन एंड अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी. अभी ऊपर किसी क्वेश्चन में मैंने बताया ना, क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा संघ के प्रेसिडेंट भी थे, है ना. बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव काम किया महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर. कौन? उनके एडॉप्टेड सन जमनालाल बजाज. ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. देखो किधर है? हाँ, ओके. दिस वाज अ मास मूवमेंट. ओके, नहीं, ये जो है दूसरा स्लाइड लग गया यहाँ पे. हाँ, ये स्लाइड है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देखो, जमनालाल बजाज एक इंडियन कॉटन मर्चेंट बैंक, वही जो ऊपर लिखा था, है ना. He founded the Bajaj Group of companies in 1920s and group now has 24 companies, including 6 that are listed on the burs. He was also a philanthropist who supported various social causes जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट. ओके. बाकी लोगों के बारे में जानकारी. एमआर जयकर साहब क्या थे? He was involved in various constitutional negotiation जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्रिस्प मिशन और कैबिनेट मिशन, जो कि एक इंडियन लॉयर और पॉलिटिशियन थे जिन्होंने सर्व किया वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी. He was also a leader of the Indian National Congress and a member of Constituent Assembly of India. V.S. श्रीनिवास शास्त्री साहब क्या थे? He was an Indian scholar, एजुकेटर और डिप्लोमेट जिन्होंने सर्व किया एज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. कहा? मद्रास प्रेसिडेंसी में. और एंड द एजेंट जनरल ऑफ इंडिया इन साउथ अफ्रीका. इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान रहेगा. 2 बार पढ़ना है. क्या? 2 बार पढ़ना है. जो वैसी इन्फॉर्मेशन होती है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप 2 बार पढ़ा करो. कम से कम एलिमिनेशन तो लगा पाओ ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी क्या थे? मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी. बिल्कुल नहीं. अच्छा, इनका हिस्ट्री जान लो. कांग्रेस कमेटी के साथ मतलब कि कांग्रेस के साथ 1915 में वो इंडिया में आया, है ना. उसके बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को. अब 1924-25 में क्या रहे? वो एक बार प्रिसाइड किए इसको, आईएनसी के सेशन को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को. कहाँ? बेलगांव में. बेलगांव. उसके बाद 1934 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, है ना. वो मेंबर नहीं रहे. फिर उसके बाद मेंबर रहे ही नहीं, किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं रहे. तो बोला कि एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नॉट अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस. ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट. होपफुली ये स्टोरी आपको ध्यान में रहेगा. सारा कुछ बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे. ठीक है क्या? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है. ही द फाउंडर ऑफ बॉय स्काउट. स्काउट आपको पता होगा, स्काउट गाइड एंड सिविल गाइड मूवमेंट इन इंडिया किसने स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किया था बादिन पावेल ने. ठीक है. बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है. होपफुली आपको ध्यान रहेगा आगे के लिए. द फाउंडर ऑफ बॉय स्काउट और सिविल गाइड मूवमेंट इन इंडिया कौन था? लॉर्ड बेडन पावेल. लॉर्ड बेडन पावेल क्या था? विजिट किया इंडिया को इन 1921 एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन यूनाइटिंग वेरियस स्काउट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द बॉय स्काउट एसोसिएशन इन इंडिया. अभी स्काउट क्या था?
द मूवमेंट एम टू इंस्टिल वैल्यूज ऑफ लीडरशिप, आउटडोर स्किल और कम्युनिटी सर्विस अमंग इंडियन यूथ, जिसको स्काउट गाइड बोला गया या सिविल गाइड। क्लियर है क्या? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर ऑफ वुमेन और चिल्ड्रेन एंड ऑथोराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द टाइम। देखो डेट बता देता हूँ, उसके बेसिस पे आप बता दोगे किसके टाइम पे। 1881 में हुआ था। तो कहोगे कौन था उस टाइम पे? ऑब्वियसली लॉर्ड रिपन था। कब से कब तक? लॉर्ड रिपन था 80 से लेकर 1880 से लेकर 1884 तक। उससे पहले कौन था? लिटन था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, ये बात ध्यान में रखो कि 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, जिसने क्या कहा कि 9 घंटे काम करा सकते हो। उसके बाद जब आया तो आया 1891 में, उसने क्या कहा कि औरतों और बच्चों से आप 7 घंटे काम करा सकते हो डेली बेसिस पे। ध्यान रहेगा दोनों चीजें। ओके, और हफ्ते में 1 छुट्टी भी देना। सारा कुछ मैंने बता ही दिया। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, रेगुलेट किया वर्किंग कंडीशन ऑफ वुमेन और चिल्ड्रेन इन दी फैक्ट्री। द एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द वर्किंग आवर ऑफ द वुमेन और चिल्ड्रेन टू 9 आवर पर डे, है ना, और 48 आवर पर वीक। वहीं पे 1891 का भी मैंने बता दिया, होपफुली आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, उससे रिलेटेड एक चीज और है, 1781 और 1791 क्या है, ध्यान से समझो। मदरसा कॉलेज खुला कलकत्ता में और संस्कृत कॉलेज खुला कलकत्ता में। ध्यान रहेगा ये दोनों इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड। किसने खोला? अब जरा ये आप रिकॉल करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे, नॉट करेक्ट पूछा प्रिंसली स्टेट के बारे में। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट स्टेट वेर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया या पाकिस्तान या रिमेन इंडिपेंडेंस। बिल्कुल सही बात है। द डिसीजन टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंस वाज लेफ्ट नॉट टू द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट बट टू प्रिंसली रूलर। एकदम ठीक बात है। अगला, द रूलर ऑफ द ट्रवनकोर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंस। एकदम फैक्चुअली करेक्ट है। चौथा, द स्टेट ऑफ ट्रवनकोर फाइनली ज्वाइन इंडिया थ्रू अ प्लेबिसाइट। बिल्कुल गलत। प्लेबिसाइट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ट्रवनकोर ने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया इंडिया को, है ना, बिना प्लेबिसाइट के। ओके, बाकी जेनरिक चीजें आपको मालूम है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर एंड हिस्टोरिकल इवेंट इज करेक्टली में। ध्यान है, करेक्टली पूछा है। 1878 में क्या हुआ? सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ। अभी इस क्वेश्चन में हमने इसी लेक्चर में आई थिंक स्टार्टिंग में ही देखा था, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट। 1885 में बोला इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, 85 नहीं 83, 1883 में। देखो कितना क्लोज ऑप्शन दिया। 1875 में फॉक्स इंडिया बिल, फिर से वही बात। 1883 में, अभी फॉक्स इंडिया बिल क्या है समझाऊंगा, डोंट वरी। 1898 में लॉर्ड कर्जन बिकम द वायसराय। 1898 नहीं 1899 में। कब तक चला वो? 1905 तक चला, मतलब कब तक रहा, चला का आप कुछ अगर ही अलग ही मतलब समझ लो। तो देखो बाकी सारा कुछ पता ही है आपको, एक प्रश्न नहीं पता होगा जो कि है चार्ल्स जेम फॉक्स इंडिया बिल। क्या है कि नवंबर 1783 में चार्ल्स जेम फॉक्स एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश विग स्टेटमेंट था, जिसने इंट्रोड्यूस किया एक बिल ऑन इंडिया विच सॉट टू अबॉलिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ट्रांसफरिंग देयर पावर टू नॉमिनेटेड कमिश्नर। ध्यान रहेगा क्या? ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्टेड। देखो अटेम्प्ट किया गया था 1872 में और पूरी तरीके से कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? 1881 में। ध्यान रहेगा क्या दोनों? ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अटेम्प्ट हुआ था। और तब से 2011 तक लगातार होता रहा 15 टाइम तक। बिगिन हुआ 1872 में और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस टुक प्लेस 1881 में। इट वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड मायो। Since 1951, all census were conducted under the 1948 Census of India Act. ध्यान रहेगा इतना। ओके, कोविड की वजह से अभी नहीं हो पाया 2020 का 1 का, बाकी आगे देखो कब तक होता है। अभी 25 हो गया, अभी तक तो नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियली व्हाट वाज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ हिल स्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। हिल स्टेशन करने का क्या पर्पज था, है ना, मेन पर्पज क्या था? टू सर्व एज अ विंटर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश, नहीं। टू सर्व द नीड्स ऑफ अ ब्रिटिश आर्मी, बिल्कुल। टू सर्व टिम्बर फार्म, नहीं। टू सेव सनाटोरिया, नहीं, बिल्कुल। तो ये है कि टू सर्व द नीड ऑफ अ ब्रिटिश आर्मी, ये मेन कॉज था। क्यों? क्योंकि वो बीमार हो जाते थे, उन्हें कोलेरा, है ना, और मलेरिया हो जाता था। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हिल स्टेशन बनाया गया। जैसे कि उसमें बहुत सारे हिल स्टेशन बने, देखो शिमला का 1819 में, दार्जिलिंग 1835 में, मसूरी, ऊटी, नैनीताल, माउंट आबू, मुन्नार, डलहौजी, है ना, कोडाईकनाल और महाबलेश्वर। क्या करना है? इस लिस्ट को 2 बार देखना है डेट के साथ। ध्यान रहेगा इतना। ओके, सो एवरीवन, इस लेक्चर में इतना ही। आई नो कि थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा हो गया, लेकिन होपफुली आपको एकदम क्लियरिटी आई होगी 100%। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए, तो आज के लिए है कि थिंग्स वर्क आउट बेस्ट फॉर दोज हु मेक द बेस्ट ऑफ हाउ थिंग्स वर्क आउट। समझ रहे हो क्या? तो चीजें उनके लिए काम करती है जिनको पता है कि चीजें कैसे, है ना, काम करती है।
होपफुली आपको समझ आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।